हाँ जी सर। सो एकदम मज़े में आप सब। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 के साथ। क्या बोलता है चैप्टर नंबर 9? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो देखिए, मेरा जैसा कि हमेशा ही मैं आपको कहती हूँ कि दैट इज़ माई मोटो कि मैं आपको सबसे बढ़िया चीज़ जिसे आपने छोड़ रखा है, और मैंने ये बात काफ़ी बार सर्च करा है कि हमें एक ऐसा चैनल जहाँ सारे के सारे टेस्ट एंड नॉलेज कंप्लीट हो, ऐसा नहीं होता है। सो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी एडवांटेज मिलने वाली है इस चैनल पर कि टेस्ट एंड नॉलेज के क्वेश्चंस और साथ के साथ इलस्ट्रेशन और एग्जांपल्स जो है वो कवर होंगे। तो आप सोचिए आपके कितने बड़े बेनिफिट में है आपको टेस्ट योर नॉलेज। और साथ के साथ आपको एग्जाम्पल्स भी मिलने वाले हैं, जो भी यहाँ दे रखे इलस्ट्रेशन से वो सब कुछ मिलने वाले हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे के सारे चैप्टर्स के। इकोनॉमिक लॉ के तो मैंने अपलोड भी कर दिए हैं और सारा पूरा मॉड्यूल मैंने A to Z कवर कर दिया है। अब जो है कंपनी लॉ की बारी है, तो चैप्टर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, मैंने कुछ रिवीजन सीरीज़ भी अपलोड किया था, बट मुझे सजेशन आया कि मैम प्लीज़ डोंट अपलोड अ रिवीजन सीरीज़, बिकॉज रिवीजन सीरीज़ जो है ना हमें काफ़ी सारे टीचर्स की मिल जाती है और काफ़ी अच्छे अच्छे कलरफुल नोट्स मिलते हैं। तो आप एक काम करो, आप रिवीजन सीरीज़ अपलोड मत करके आप हमें टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन प्रोवाइड कर दो। सो टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस भी हमारे हो जाएंगे, रिविजन्स हम हमारे टीचर्स का देखते ही हैं, तो हमारा सब कुछ एकदम बढ़िया से हो जाएगा। तो फिर मैंने भी यही सोचा कि रिवीजन अपलोड करने से अच्छा टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन अपलोड कर दूँ। और डोंट वरी, मैं एग्जांपल्स भी कवर कर रही हूँ ना, काफ़ी सारा कंसेप्ट कवर हो रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट कवर टॉपिक्स मुझे दिखता है तो मैं उसको साथ के साथ ले लेती हूँ, ये नहीं सोचती हूँ कि वो एग्जाम्पल या टेस्ट योर नॉलेज का नहीं है। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये चैनल पर आना, ठीक है। और आई एम गिविंग योर गारंटी, आप डिसअपॉइंट होकर नहीं जाएंगे, सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छी एडवांटेज यहाँ मिलेगी। सारी की सारी चीज़ें कंपाइल है, गारंटेड मार्क्स आपको मिल रहे हैं, फिर आपको क्या चाहिए और, है ना। आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 1 पर। क्या बोलता है ये? सर ये बोलता है जगपाक, ठीक है, नाम भी अच्छा है, जगपाक लिमिटेड, जपाक लिमिटेड ऐसे बोले, जपाक जगपाक क्या, जपाक जपाक लिमिटेड इज अ शिपिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन जापान. The company has set up a branch office in India. After obtaining necessary approvals from RBI, branch office are generating considered as a reflection of the parent company's office. Thus, branch office of a company incorporated outside India are considered as a place of business for conducting business activities in India and will be required to follow provision of these chapters. तो बहुत सिंपल सी बात है सर। जब 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 क्या बोले, जगपक जपाक, नहीं जपाक तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक है, वो मैं गलत बोली, ठीक 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 ठीक, सॉरी। Jagpak Limited is a shipping company incorporated in Japan. The company has set up a branch office in India. तो कोई बात नहीं, इनका ब्रांच ऑफिस इंडिया में है, कंपनी जापान की है, और उसने क्या किया है, आरबीआई से जो भी नेसेसरी अप्रूवल लगती है वो ले ली। ब्रांच ऑफिस आर जनरली कंसिडर एज अ reflection of a parent company's office. Branch office of a company incorporated outside India are considered as a place of business conducting बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। तो सर मेरी बात सुनो, अगर कोई प्लेस ऑफ बिजनेस जो है फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, यानी कोई इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर कोई पर्सन इंडिया में बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहा है, अगर कोई पर्सन इंडिया में बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहा है तो आप उसे क्या कहेंगे? सर बहुत सिंपल सी बात है भाई साहब, अगर कोई इंडिया में बिजनेस कर रहा है तो फिर हम उसे फॉरेन कंपनी ही कहेंगे, ठीक है। विल बी रिक्वायर्ड टू फॉलो प्रोविजंस, ऑफकोर्स फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। नाउ अब आप एग्जाम्पल नंबर 2 पर आइए। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 2? The shareholding of Emaar Company LLC incorporated in Dubai and having a place of business in India. बोला shareholding of Emaar Company LLC incorporated in Dubai and having a place of business in India. और सर वो दुबई में बनी और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। अब मेरी बात सुनना, हिंदुजा कंपनी लिमिटेड होल्डिंग 26%, एक हिंदुजा कंपनी है जिसने 26% ले रखा है, एक और कंपनी है 25 ले रखा है, मतलब 51% हो गया है ना, और रिमेनिंग सिटीज़न ऑफ दुबई के हैं। तो इसका मतलब है कि कंपनी भले ही दुबई में बनी हो लेकिन उसे कंट्रोल करने वाली इंडियन कंपनीज़ हैं।
एज पर सेक्शन 379(2) ये बात कहता है, क्या कहता है, इमार कंपनी LLC विल इनकॉर्पोरेट बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर नॉट लेस देन 50%। क्योंकि सर उसे 379 के अकॉर्डिंग क्या करने पड़ेंगे, फॉरेन कंपनी के सारे सेक्शंस पर अप्लाई करने पड़ेंगे इस कंपनी को, क्योंकि भले ही वो दुबई में इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन दुबई में इनकॉर्पोरेट होने के बावजूद भी हमारी इंडियन कंपनी के लोग जो है वो मोर देन 50% है। इमार कंपनी LLC will also be required to comply with other provisions of this act as may be prescribed with regard to the business carried on by its place of business in India as if it were a company incorporate in India। तो ध्यान रखना सर, यहाँ पर ऐसा है कि अगर कोई कंपनी जो है वो आउटसाइड बना है, अगर कोई कंपनी आउटसाइड बनी है, ठीक है, बाहरी बिजनेस करती है, लेकिन सर उस कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडियन कंपनी का, उसमें इन्वेस्टमेंट इंडियन कंपनीज़ का है, वो भी 50% से ज़्यादा, तो भाई साहब फिर तो उसे हम क्या मानेंगे, 379 के अकॉर्डिंग अपने अंदर फॉरेन कंपनी के सारे प्रोविज़न मानने के लिए बाइंड कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा टू बी डिलीवर टू रजिस्टर्ड बाय फॉरेन कंपनीज। सर अगर एक फॉरेन कंपनी रजिस्टर होती है तो एवरी फॉरेन कंपनी शेल विदिन 30 days of the establishment of its business place of business in India deliver to the registrar for registration। मेरी बात सुन लो। अच्छा मैं कहाँ क्वेश्चन मैं प्रोविज़न समझाने आ गई। चलो 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 एग्जाम्पल नंबर 3 देखना, अच्छा एग्जाम्पल है ये। एग्जामिन विथ रेफरेंस to the provision of Companies Act 2013 whether the following companies can be treated as a foreign company। बताओ क्या हम इन कंपनीज को फॉरेन कंपनी कहेंगे? अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हैविंग अ शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस इन इंडिया एट इंडिया, तो सर हाँ हम इसे फॉरेन कंपनी कहेंगे। इंडियन सिटीजन इनकॉर्पोरेट अ कंपनी इन सिंगापुर फॉर द पर्पज ऑफ केयरिंग ऑन बिजनेस देयर, हाँ सर क्योंकि इंडियन सिटीजन्स हैं। अब देखो सेक्शन 242 की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, आपको उसे इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखना है जैसे शाहजहाँ के साथ मुमताज़ है ना, वैसे अभी मेरे को इतना नॉलेज नहीं है जनरल, बट ऐसा ही कुछ उतना ही आपको हर एक क्वेश्चन के साथ फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन लिखना है। तो सेक्शन 242 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन अ फॉरेन कंपनी एज एनी कंपनी और बॉडी कॉरपोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। क्या बोला? कोई भी कंपनी या कोई भी बॉडी कॉरपोरेट है ना जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, बाहर, हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट। या तो सर मैंने क्या बोला, हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस या तो खुद से या फिर एजेंट के द्वारा इंडिया में है, चाहे तो फिजिकल है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से है। तो मैंने क्या बोला कि एक फॉरेन कंपनी, ध्यान से सुनना, अ फॉरेन कंपनी एक कंपनी या एक बॉडी कॉरपोरेट जो इंडिया के बाहर बनी है, इंडिया के बाहर बनी है, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, चाहे फिजिकली हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, या फिर इंडिया में इटसेल्फ हो, या फिर एजेंट के थ्रू हो, लेकिन बाहर बनी हुई कंपनी का इंडिया में कोई क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, साथ के साथ बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया है, इन एनी अदर मैनर कंडक्ट कर रही है। तो अब सुनना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 386 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द पर्पज ऑफ चैप्टर, क्या लिखा हुआ है, 10(10)(22) लिखा हुआ है, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एक्सप्रेशन प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड अ शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफिस। सर प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है, अगर देखो मेरी बात सुनो, कुछ सेक्शन का रेफरेंस देना पड़ेगा। 246 कहता है ना कि प्लेस ऑफ बिजनेस, तो 386 बीच में आकर कहता है कि भाई साहब प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब होगा कि अगर आपका शेयर ट्रांसफ़र ऑफिस या रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी इंडिया में है ना,
तो भी हम उसे प्लेस ऑफ बिजनेस मान लेंगे। फर्दर टू क्वालिफाई एज अ फॉरेन कंपनी, अ कंपनी मस्ट हैव द फॉलोइंग फीचर्स: इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर बनी हो, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो। ठीक है, ये उन्होंने उसको ही इलॉबरेट कर रखा है, चाहे एजेंट के थ्रू, चाहे इटसेल्फ करते हो, चाहे फिजिकल मोड में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो, इट मस्ट कंडक्ट अ बिजनेस एक्टिविटी ऑफ एनी नेचर इन इंडिया, है ना। Therefore, a company incorporate outside India having a share registration office at Mumbai will be treated as foreign company provided it conducts any business activity in India। पहली चीज़ तो ठीक है। In the case of a company incorporated in Singapore, अगर कोई कंपनी सिंगापुर में बनी, भारत के बाहर बनी, फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस इन सिंगापुर, इट विल नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी, क्योंकि सर बिजनेस भी तो सिंगापुर में कैरी कर रही, बनी भी सिंगापुर में है। इट्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बाय इंडियन सिटीजन इज इमटेरियल। In order to be a foreign company, it had to have a place of business in India and must also conduct a business activity in India। तो यहाँ पर ये कहता है कि फॉरेन कंपनी इट हैज़ टू हैव अ प्लेस बिजनेस इन इंडिया, तो इट्स इन कॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया हैव इंडियन सिटीजन इज़ इमटेरियल। देखो, अगर कोई इंडियन सिटीज़न क्रिएट कर रहा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इमटेरियल है। अब देखो, थोड़ा आपको भी कॉन्ट्राविन होगा, मुझे भी हो रहा है कॉन्ट्राविन, कि यहाँ ये कह रहे हैं, सुनो, पर हाँ इसे क्लियर करते हैं सबसे पहले, है ना। ये कह रहे हैं भाई साहब, ये दुबई, यहाँ आपने अपनी एक कंपनी बनाई, ठीक है, और इस कंपनी में आपने क्या किया, जिस कंपनी को जिन्होंने बनाया वो इंडिया के सिटीज़न है, ठीक है। इनका ना तो इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है, ना ही इंडिया में कोई ट्रांजेक्शन होता है, कुछ भी नहीं है, ना रजिस्टर इंडिया में हुई है, ठीक है। ऊपर वाली जो क्वेश्चन था ना, ये नहीं, ये क्वेश्चन फर्स्ट में था, उसने पता क्या बोला, एक इमार कंपनी लिमिट एलएलसी है, इनकॉर्पोरेट दुबई में ही हुई है और प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है। तो सर अगर एक दुबई में इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है, और उस कंपनी में होल्डिंग रखने वाले लोग हमारे इंडिया के हैं, इतने लोग, मोर देन 51%, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि भाई साहब सुनो, ये इंडियन कंपनी है एक्चुअली, हाँ, ये भले ही दुबई में इनकॉर्पोरेट हुई है लेकिन इट इज़ अ इंडियन कंपनी। कैसे इंडियन कंपनी है सर, कैसे इंडियन कंपनी है, क्योंकि यहाँ के जो होल्डर्स है ना, बिजनेस इंडिया में हो रहा है, 51% इंडिया वाला होल्ड करता है, दुबई में सिर्फ टैक्स बचाने के लिए उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। समझ में आता है। आज पता है इंडिया में क्या होता है, मैं बताती हूँ। इंडिया में काफ़ी सारे लोग हैं, इनके पास काफ़ी सारा टैलेंट है सही में, लेकिन ये लोग पता है क्या करते, दुबई में अपनी कंपनीज बनाते, इंडिया में अपना बिजनेस करते। तो फिर हमने इन्हें बोल रखा है कि भाई साहब तुम तो कंपनी इनकॉर्पोरेट इन इंडिया हो, तुम तो इंडियन कंपनी हो। तो यहाँ पर ये जो है ना, नाम भले ही इन्होंने लिखा है इमार, लेकिन ये इंडियन कंपनी है, कोई इमार कंपनी दुबई की नहीं है। तो ये यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना था आपको। और यहाँ पर पता है, क्योंकि इंडियन सिटीजन इनकॉर्पोरेट कर रहा है, लेकिन इंडिया में तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, बिजनेस कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम्हें उसको क्या मानना है, फॉरेन मानना है। आई थिंक मैं अब तुम्हें क्लियर करवा पाई हूँ। एक बार और बताऊँ, कंफ्यूज मत होना, है ना, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। बिजनेस प्लेस, देखो ये भारत के लोग, बिजनेस भारत में, कंपनी दुबई में इनकॉर्पोरेट करी, सर ये इंडिया की कंपनी है, ठीक है। ये इंडिया के लोग ही है, लेकिन दुबई में बैठे, दुबई में कंपनी बनाई, भारत में तो आ ही नहीं रहे, तो फिर ये फॉरेन कंपनी है। मीन्स फॉरेन कंपनी क्या मतलब, कुछ नहीं है, है ना, फिर हमारा उससे कोई मतलब नहीं। इन ऑर्डर टू बी अ फॉरेन कंपनी दे हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, होना चाहिए कंडक्टिंग एज अ बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, पर इसका तो कुछ इंडिया में है ही नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, ये एग्जाम्पल देखो। मीर कंपनी एलएलसी कंपनी इनकॉर्पोरेट इन दुबई, 28 अप्रैल 2017 को मीर कंपनी एलएलसी हैज़ एस्टेब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन मुंबई in year 2020. Now the place of business in India proposed to offer subscriptions to securities
of Mir Company LLC, now the place of business in India. Before going with these subscriptions, will have to file a prospectus dated and signed, and prospectus shall not be required to contain the particular mentions the point 1, 2 and 3 above A. The prospectus will be getting issued after a पीरियड ऑफ मोर देन 2 years मिस्टर मीर इज हैज़ कमेंस्ड एट्स बिजनेस। देखो मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, क्या हुआ है ना, जब भी आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो आपको ये फॉलोइंग कंटेन करना पड़ता है अपने लेटर में। इंस्ट्रूमेंट्स कंस्टिट्यूटिंग दी थिंग्स दैट इज़ अ प्रोविजंस, इंडिया में एड्रेस क्या है उसका, और ये चौथा और पांचवा पॉइंट है डेट कब वो इनकॉर्पोरेट हुई, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। लेकिन पहला दूसरा तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर उस कंपनी को बने हुए मोर देन 2 years हो चुके, तो फिर उसे सिर्फ डेट बताना है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और प्लेस ऑफ बिजनेस। उसे ये नहीं बताना है कि वो कौन सा एरिया है, एड्रेस इन इंडिया क्या है, प्रोविजंस जो कौन से प्रोविज़न के या कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बनी, वो बताने की ज़रूरत नहीं होती है। आ जाओ सर, अभी क्वेश्चंस कर ले। जी हाँ, ABC Limited, a foreign company having its Indian principal place of business, ठीक है, Indian principal place of business at Kolkata, West Bengal, is required to deliver various documents to registrar of the company under the provision of Companies Act. You are required state where the company shall deliver the documents. देखो दिल्ली ROC, दिल्ली हमारी जो है कैपिटल है, ठीक है, वहीं पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स भले ही तुम कंपनी कोलकाता में बनाओ, भले ही तुम जो है वो कंपनी अपने महाराष्ट्र में बनाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिंपल सी बात है कि आप लोगों को दिल्ली ROC में क्या करने होंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, वहाँ से रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा। यहाँ देख लो, The Companies Act 2013 wide section 380 state that every foreign company is required to deliver to registrar for registration within a 30 days of establishment of office in India documents which have been specified therein according to companies that rule 2014, and documents which any foreign company is required to deliver to the registrar shall be delivered to the registrar having जुडिशियल ओवर न्यू दिल्ली। तो हमारे यहाँ विद इन 30 days में, कब से, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया डॉक्यूमेंट। सर जब से आपने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया उसके विद इन 30 days में आपको ये दिल्ली ROC को सारे के सारे डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, ऐसा सेक्शन 380 कहता है, ठीक है। In case a foreign company does not deliver its documents to the registrar of company as required under 380, ये तो खिलाफत हो गई सर, ये तो खिलाफत ही हो गई। तुमको डॉक्यूमेंट मांगा, तुमने डॉक्यूमेंट नहीं जमा करवाया, अब खिलाफत करी है तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी। The Companies Act 2013 lay down the governing provision for the foreign company, the chapter number 22, which is comprised the section 379 to 393. The penalties for non filing है ना, आपको मांगा आपने फाइल नहीं किया, कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, मतलब कि ये पूरे जितने भी फॉरेन कंपनी के सेक्शन पढ़ने वाली हूँ ना मैं इस चैप्टर के, मतलब 22 चैप्टर वाले के, उसमें कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया, इंक्लूडिंग फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार आर रिक्वायर्ड टू सेक्शन बाय 380, जो रिक्वायर्ड है 380 में। अदर सेक्शंस इन दीज चैप्टर्स आर लेड डाउन इन सेक्शन 392 ऑफ द एक्ट विच प्रोवाइड्स दैट इफ अ फॉरेन कंपनी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ चैप्टर द फॉरेन कंपनी शेल बी पनिशेबल फाइन, ठीक है, not less than 1 lakh but the extent to 3 lakh rupee, or in case be continuous offence fine additional 50,000 rupee every day after the first due contravention continue, and the every officer of the foreign company who is in default shall be punishable with a fine not less। और सर ऑफिसर पता है क्या बोला, एवरी ऑफिसर 25,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक, मतलब सब बहुत इम्पोर्टेंट है ये पेनल्टी। फॉरेन कंपनी, ठीक है, अब सुनना,
सर अगर कोई फॉरेन कंपनी है अगर कोई फॉरेन कंपनी है उसमें फॉरेन कंपनी करे या ऑफिसर करे, है ना पहली चीज़ तो। सर अगर ऑफिसर करेगा तो कितनी पेनल्टी और फॉरेन कंपनी करेगा तो कितनी पेनल्टी। अगर कंपनी करेगा ना तो 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक की पेनल्टी। कितनी, और यहाँ कितनी, 50,000 से लेकर 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी। उसके बाद अगर ये ऑफेंस कंटिन्यू रहता है तो 50,000 रुपये एवरी डे। डन, ठीक है सर। तो भाई साहब अगर वो फॉरेन कंपनी है या फिर ऑफिसर है, 1 लाख से 3 लाख रुपए, ऑफिसर है तो 25,000 से 5 लाख, 50,000 रुपये हर दिन लग सकता है। ये पेनल्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है करके ही जाना है एग्ज़ाम में। आगे आ जाओ। DEJY is a company incorporated in Singapore desires to establish a branch office at Mumbai। उनका मन है मुंबई में अपना ब्रांच ऑफिस लगाने का, लगाओ। You being a practicing chartered accountant have appointed by the company as a liaison officer, ठीक है। फॉर कंप्लाइंस ऑफ द लीगल फॉर्मेलिटीज़ देखने के लिए हमें अपॉइंट किया ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। एग्जामिन द प्रोविजंस को एग्जामिन करना है आपको। आंसर्स द फॉलोइंग। वेदर ब्रांच ऑफिस विल बी कंसिडर एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, बताओ। वेदर ब्रांच ऑफिस विल बी कंसिडर एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। क्या आप ऐसा कह सकते हो कि जो ब्रांच ऑफिस है हम उसे कंसिडर करेंगे कि वो भारत के बाहर, मतलब इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई है। पहली चीज़ तो। दूसरा, इफ़ यस स्टेट द डॉक्यूमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू फर्निश ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी दैट्स। तो कब हम कहेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 242 की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ हम कहेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दिल्ली आरओसी को देने पड़ेंगे, तो वो भी हम बताएंगे इन्हें ईजीली। देखो सर डेफिनेशन लिखी हुई है ना, ठीक है। पहले का आंसर डेफिनेशन से ही निकलता है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ब्रांच आर जनरली कंसिडर एज रिफ्लेक्शन ऑफ अ पेरेंट कंपनी ऑफिस, ठीक है। Thus, branch office of a company incorporated outside India are considered as a place of business for conducting business activity in India and will be required to follow provisions of this chapter and such other provisions as may be specified elsewhere under the Companies Act 2013। अब देखो दूसरा क्या कहता है सर, अंडर सेक्शन 381 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एवरी फॉरेन कंपनी शेल विद इन 30 डेज। ये अपन ने ऊपर पढ़ा वही रिपीट कर दिया इन्होंने, है ना। बट ये इंपॉर्टेंट भी है कि हर एक फॉरेन कंपनी अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने के, प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश करने के इन इंडिया के विद इन 30 डेज में दिल्ली आरओसी को ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी, जिसमें पता है क्या क्या होता है, हमें अब उन्हें डॉक्यूमेंट्स भी बताने हैं। अच्छी बात तो ये है। सुनो क्या बताएंगे, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ चार्टर। तो सबसे पहले सर्टिफाइड चार्टर, स्टेटस और मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी और अदर इंस्ट्रूमेंट्स कंस्टिट्यूटिंग और डिफाइनिंग द constitution of the company if the instruments are not in the English language, a certified translate English language में। तो ध्यान रखना, चार्टर, स्टेटस, स्टेट्यूट्स, मेमोरेंडम यानी कि MOA, AOA of the company or other instrument constituting or defining the constituting of the company if the instruments are not in the English language। Not in English language, a certified translations
इंग्लिश लैंग्वेज। तो ध्यान रखना आपको ये इंग्लिश में ही देना है दिल्ली आरओसी को। और अगर ये चार्टर, ये मेमोरेंडम, ये आर्टिकल, स्टेट्यूट्स जो है वो इंग्लिश में नहीं है तो भाई साहब इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करके देंगे। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद सर आपके रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस का, जो आपका रजिस्टर्ड या प्रिंसिपल ऑफिस है उसका पूरा एड्रेस, ठीक है। उसके बाद अ लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ कंपनी कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ कंपनी। ठीक है सर, ठीक है। नाउ कुछ और इन्फॉर्मेशन उन्होंने बता रखी है कि भाई आप ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दोगे लिस्ट के नाम पर। अब देखो नेम एंड एड्रेस बताओगे, नेम एंड एड्रेस बताओगे, जो भी पर्सन डायरेक्टर्स बने हैं उनका फुल एड्रेस दोगे, ठीक है, कंपनी के। उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है, एंड डेट दोगे और डिक्लेरेशंस दोगे और अदर इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए। नाउ आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा रुको रुको रुको, ठीक है। भाई साहब ये इन्फॉर्मेशन तो लिख ही रहे हो, ध्यान रखना। सर्टिफिकेट, लिस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशंस, नेम एड्रेस ऑफ द पर्सन्स रेजिडेंट इन इंडिया, उसके अलावा फुल एड्रेस ऑफिस ऑफ द कंपनीज इंडिया, फुल एड्रेस, ओपनिंग और इंडिया बिजनेस में कब कमेंस किया। अब अगला देखो क्या चाहिए अभी, और बता दिया ना मैंने, हाँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ना। Galileo Limited is a foreign company in Germany and it has established a place of business in Mumbai. Explain the relevant provision of Companies Act 2013 and rules made thereunder relating to preparation and filing of financial statement, as also the documents to be attached along with the financial statements as of by the foreign company। ठीक है, तो इनका कहना है कि भाई साहब प्लेस ऑफ बिजनेस इन मुंबई है। और आपको क्या बोला गया, एक्सप्लेन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रूल्स मेड देयर अंडर प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो डॉक्यूमेंट्स आप कैसे क्या करोगे, क्योंकि आपको भी तो बनाने पड़ेंगे ना प्रिपरेशन। आपने सुना होगा ना कि यार अगर फॉरेन कंपनी है तो उनके ऊपर कंप्लाइंस डालने के लिए तो हम सब ये करते हैं, तो हम उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने के लिए नहीं कहेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब बताओ, देखो कब हम उनसे कहेंगे और कब कब उन्हें फाइल करने होंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कभी एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय अ फॉरेन कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 381 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एवरी फॉरेन कंपनी शेल इन एवरी कैलेंडर ईयर, मतलब समझ में आ रहा है, 31 दिसंबर है ना, एवरी कैलेंडर ईयर मेक आउट अ बैलेंस शीट बनाएगी, P&L बनाएगी, इन सच फॉर्म कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग और हैविंग अटैच्ड और एनेक्स्ड देयर टू सच डॉक्यूमेंट्स एज में बी प्रिस्क्राइब। तो सर जो भी हमारा फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अंदर तुम बैलेंस शीट और P&L बनाओगे। डिलीवर अ कंपनी ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार, और आप उसे कंपनी क्या करेगी, ROC को डिलीवर करेगी। अकॉर्डिंग टू कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल 2014, एवरी फॉरेन कंपनी शेल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इट्स इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस इन अकॉर्डेंस टू शेड्यूल 3। किसके अकॉर्डिंग बनाएगी, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाएगी। एवरी ईच फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग, ध्यान रखना अपने यहाँ क्या आता है, फाइनेंशियल ईयर आता है। डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग जो भी बनते हैं। द डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू कॉपीज ऑफ लेटेस्ट कंसो, 129 ही कहता है कंसो के बारे में, पेरेंट फॉरेन कंपनीज सबमिटेड। सेंट्रल गवर्नमेंट इज empowered to direct in case the foreign company or class of companies required clause A of section 381 shall not apply। कहाँ अप्लाई नहीं होता है, exceptions in modified as may be required। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए, नहीं है तो आप ट्रांसलेट करवाओ। एवरी फॉरेन कंपनी shall send a registrar along with the documents deliver
to him copy of the list prescribed in a place that the business established in a company in India and ठीक है and then according to company यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कि भाई साहब FC3 फाइल करते हैं FC3 फाइल करते हैं लिस्ट ऑफ ऑल दी प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश बाय द फॉरेन कंपनी डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट ठीक है बाय द फॉरेन कंपनी इन इंडिया एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू कंपनीज रूल इफ एनी फॉरेन कंपनी सीज टू हैव प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया सीज कर दो ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखना इन लाइट ऑफ द प्रोविजन और एनुअल रिटर्न जो होता है ना वो 60 डेज में ही जाता है In the light of provision of Companies Act 2013, examine whether the provision following companies can be क्या बोला examine whether the following companies can be considered as a foreign companies बताओ अगर मैं बोलूँ रेडस्टोन लिमिटेड इज़ अ कंपनी रजिस्टर्ड इन सिंगापुर बाहर बनी है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीट्स एंड एग्जीक्यूट्स बिजनेस डिसीजंस एट देयर बोर्ड मीटिंग हेल्ड इन इंडिया तो सर अगर वो अपनी बोर्ड मीटिंग इंडिया में करते हैं तो इससे थोड़ी ना वो फॉरेन कंपनी बन जाती है या फिर ये बोल रखा है कि जैन लिमिटेड कंपनी जो है दुबई में बनी है और मेन सर्वर इज़ दुबई एंड मेंटेन ऑफिस ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर बाय क्लाउड कंप्यूटिंग और इट्स क्लाइंट इन इंडिया तो सर क्लाइंट अगर इंडिया में है तो ऑब्वियसली बिजनेस इंडिया में है तुम्हारा है ना देखो कहाँ से पढ़ोगे डेफिनेशन तुम्हें लिखनी ही पड़ेगी क्योंकि इस डेफिनेशन के बिना काम नहीं चलेगा इलेक्ट्रॉनिक मोड को तुम्हें समझाना पड़ेगा कि बिजनेस टू कंज्यूमर हम क्या कर रहे हैं डेटा इंटरचेंज कर रहे हैं ठीक है अब इसके बाद क्या कर रहे हैं सब्सक्राइबर डिपॉजिट या सब्सक्रिप्शंस देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेब बेस्ड मार्केटिंग हो रही है ठीक है टेली मार्केटिंग हो रही है रिलेटेड कम्युनिकेशंस हो रहा है पर्टिकुलर केस में तो नहीं आएगा नॉट अ फॉरेन कंपनी लेकिन दूसरा केस फॉरेन कंपनी के बारे में बताएगा ठीक है तो आपको वह इलेक्ट्रॉनिक मीन की जो डेफिनेशन है ना वो भी थोड़ी एक बार एग्जाम में पढ़ के जानी पड़ेगी अब आ जाओ सर अब्रोड लिमिटेड अ फॉरेन कंपनी विदाउट एस्टेब्लिशिंग अ प्लेस बिजनेस इन इंडिया प्रपोज टू इशू द प्रोस्पेक्टस सर हम इंडिया में एस्टेब्लिश नहीं है विदाउट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया का हम प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं सिक्योरिटी इन इंडिया बीइंग अ कंसल्टेंट ऑफ द कंपनी एडवाइस करो तो सर हमारा एक सेक्शन पता हमें परमिट करता है कि भाई साहब यू वांट टू ना अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो ऐसा कौन बोलता है 389 बोलता है लेकिन वो 389 की कुछ कंडीशंस है नो पर्सन शेल इशू और सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया any prospectus offering for subscriptions in securities of a company incorporate or to be incorporate outside India whether the company has or has not established or when formed will or will not establish a place of business in India unless before the issue circulations or distributions of prospectus in India a copy is certified by the chairperson or टू अदर डायरेक्टर्स ठीक है कॉपी जो होगी वो चेयरपर्सन और टू अदर डायरेक्टर्स जो है वो सर्टिफाई करेंगे रिजोल्यूशन पास करके ऑफ द बोर्ड मैनेजिंग बॉडी दैट इज़ डिलीवर द रजिस्ट्रेशन तो ध्यान रखना अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहते हैं कर सकते हैं अगर आप 389 में आते हैं तो आप लेकिन एक चेयरपर्सन 2 अदर पर्सन साइन करेंगे प्रोस्पेक्टस के लिए एक्सपर्ट की कंसेंट लेनी होगी ठीक है ये सारी चीज़ें बताकर आप क्या कर सकते हो इशू कर सकते हो इशू और प्रोस्पेक्टस इन कंप्लाइंस करके ठीक है ऑल दी क्वेश्चंस कंप्लीट यस सर that's completed thank you